बैटिंग वाला मसला बरकरार है। सलीम साहब, आमिर साहब से भी ये पूछते हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग का जो हमारा एक बार फिर से नाकाम हो गया और अब तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हम सोचते सोचते कि कब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दिन पे दिन गुजर रहे हैं, साल पे साल गुजर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर की समझ नहीं आ रही है। तो आमिर साहब, आपको लगता है ये जो लो स्कोरिंग मैच था इसमें बॉलर ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, क्या हम बॉलर्स की कारकर्दगी की वजह से ही जीते हैं? हाँ देखिए, अब यह है कि आपको थोड़ी सी प्लेयर को कहना कि जिम्मेदारी से खेलें, स्पेशली साइम अयूब को, कि उन्हें कहें कि आप थोड़ा सा टाइम लें। हम कह के थक गए हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं कि शायद उनको समझ आ जाए कि सिर्फ क्रिकेट चौकों की नहीं है, बाकी भी उसमें चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम गुजार लेंगे तो आपके चौके भी लगेंगे और छक्के भी लगेंगे। और बाकी यह है कि साहबजादा फरहान और फ़खर जमान के ऊपर तो आपको चांस लेना है। अगर उनकी शुरू में आके अगर उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगती है और वो एक आपको अच्छा फाउंडेशन दे देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम भी जो है वो प्रेशर फील करना शुरू कर देगी। और स्पेशली जो बॉलर की कारकर्दगी तो है, लेकिन आज जो नया गेंद 3 फास्ट बॉलर्स को कराया गया, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उससे यह है कि एक तो जो बांग्लादेशी बैट्समैन थे वो भी सोच नहीं पा रहे होंगे कि हमें शुरू में 3 फास्ट बॉलर फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ को शाज़ो नाज़री पावर प्ले में बॉल कराए जाते हैं। तो आज जो उनको शुरू में गेंद करवा दिए गए, मेरा ख्याल है वो मास्टर स्ट्रोक था। और जो उन्होंने सैफ को आउट किया, आई थिंक वो मैच का टर्निंग पॉइंट बना। ठीक, शाहीन शाह अफरीदी ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जो पहले 2 उन्होंने आउट किए उससे प्रेशर तो क्रिएट हुआ, लेकिन जो वो वाली विकेट थी, मेरा ख्याल है उस विकेट के बाद जो बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप है उनकी कमर टूट गई। अच्छा ठीक है, इस परफॉर्मेंस पे हमने बात की है। अब इस जीत के बाद आमिर साहब, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और अगर हम देखें तो सितंबर में दूसरे, तीसरे और चौथे संडे को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने होंगे। हर संडे करीबन इनकी मुलाकात हो रही है, और 14 सितंबर का मामला रेफरी तनाज़ा होना, और फिर 21 सितंबर में फ़खर जमान का आउट होना पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज पर, इस सारी चीज़ पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 दफ़ा तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में शिकस्त जो है वो चखनी पड़ी, लेकिन 3rd टाइम लकी, तीसरी दफ़ा शायद हम लोग जीत जाए। और अगर हमने जीतना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी तरह हमने पार स्कोर, जो जिस भी पिच के ऊपर खेलेंगे वो पार स्कोर करना है, ताकि बॉलर्स के पास कुछ ना कुछ हो कि वो इंडियन बैट्समैनों के ऊपर शुरू में आके हमला करें, अर्ली विकेट्स लें और मैच को जो है वो अपनी तरफ जो है खींचे। देखिए, जो पाकिस्तान की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी पिछले मैच में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आई थिंक अपीलिंग थी। उससे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम ने कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना शुरू किया, और स्पेशली जो 170 रन्स भी हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिच जो थी और जो पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था, तो 200 रन्स हो जाते हैं किसी तरह, तो पाकिस्तान तो वो आराम से मैच पकड़ सकता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2 मैचेस आपने खेले हैं 2 हफ्तों में इंडिया के खिलाफ, अब तीसरे हफ्ते में भी आपका जो है वो मैच होगा। सो आपने बैठ के रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट में झोल था कंपीटिंग अगेंस्ट इंडिया, किन जगह के ऊपर हम लोग इम्प्रूव करके हम अपनी बैटिंग को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें करके हम लोग इंडिया के बैट्समैनों को, स्पेशली जो 2 उनके ओपनर्स हैं, उनको किस तरह हम पकड़ सकते हैं शुरू में, और उनका डाउनफॉल किस तरह हम लेके आ सकते हैं। ये चीज़ें अगर हम लोग सोच लें तो आई थिंक मुकाबला तो तगड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आमिर भाई साथ ही रहिएगा। सलीम साहब, आप बताइएगा कि जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो मसला है वो बुनियादी तौर पे उनके कॉन्फिडेंस का था, और पिछले मैच में हमें पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाकई कॉन्फिडेंस का मसला है या स्किल का मसला है? क्योंकि बार बार मैं ये सवाल आपसे पूछता रहा हूं और अब फिर पूछ रहा हूं कि अगर स्किल का मसला है फिर तो ये हल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का मसला है फिर हल हो जाएगा। नहीं, स्किल का मसला कैसे होगा, क्योंकि यही प्लेयर हैं, पहले तो परफॉर्म करते चले आए हैं। चलें, साहबजादा तो अच्छा खेल रहे हैं। हम अगर साइम की बात करें तो साइम के टैलेंट की तो दुनिया मानती है, पहले उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, तभी वो उनका नाम भी हुआ है। ये और बात है कि 9 लुक शॉट से वो मिस्टर हीरो बन गए और रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, लेकिन टैलेंट तो है हमें। सलमान अली आगा की अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा की जो दीगर तर्ज है उसमें बड़े अच्छे परफॉर्मेंस है। T20 में थोड़ा उनको अपना आपको मनवाने में इश्यूज हो रहे हैं, नो डाउट प्लेयर। फखर जमान पास में हमें कई मैचेस उन्होंने
जितवाए हुए हैं। हारिस अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्होंने 100 भी किए थे। तो ये प्लेयर्स में स्किल्स तो हैं, टैलेंट है, लेकिन अब बात ये कभी कभी बैट पैच आता है। अब इनका बैट पैच बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ये है क्योंकि जब आप नाकाम हो रहे होते हैं तो नाकामी जहन पे सवार होती है, फिर वो अच्छा करने की कोशिश में और नाकामियां होती रहती है। जैसे एग्जैक्टली साइन के साथ यही हो रहा है, लेकिन किसी की स्किल्स पे कोई सवाल नहीं है, सारे टैलेंटेड प्लेयर है और कोई वही नहीं कि इंडिया के खिलाफ इनमें से ही कोई ऐसा कुछ कर जाए जिसमें हम कहें कि यार चलो जो तुम पिछले मैचों में फ्लॉप हुए तो सब तुम्हें माफ। सरप्राइजेस देने में तो माहिर है ना हमारी टीम फिर। बिल्कुल, तो आई होप बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। अच्छा, अभिषेक शर्मा की भी बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहे हैं। आमिर साहब आप बताइएगा। देखिए, मैं तो समझता हूं उनको गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर करना चाहिए और एंगल अवे करना चाहिए, क्योंकि वो विकेट छोड़ के मारते हैं और उनकी जो फुट मूवमेंट है, अपना फ्रंट फुट वो थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ ले जाके वो रूम बनाना चाहते हैं और वो तभी जाके वो स्ट्रेट स्विंग ऑफ द बैट हिटे मारते हैं। और उनका बल्ले का आर्क भी इस तरह का है कि वो कवर्स की तरफ और फिर कवर से लेके फाइन लेग की तरफ शॉट मारते हैं। सो अगर आप उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकते हैं और एंगल अवे करते हैं तो वो उनके लिए चैलेंज होगा। फिर उनको जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे मूव अवे करना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि 3 दफा इस टूर्नामेंट में जब गेंद उनको ऑफ स्टंप के बाहर आया है, उन्होंने हिट मारने की कोशिश की है, टॉप एज लगा और थर्ड मैन की तरफ गया। सो आपको कुछ ना कुछ नया उनके खिलाफ प्लान बना के लाना पड़ेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि हमने उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलना, हमने उसकी वीकनेस के ऊपर उसको जो है एक्सपोज करना है। अच्छा। तब जाके आप उसको पकड़ सकते हैं। इस खतरे के हवाले से तो आपने बता दिया। आमिर साहब ये बताएं कि जो हमारा स्क्वाड है उसके हवाले से क्या इसी तरह से जाना चाहिए या कोई ऊपर नीचे करनी चाहिए, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए आपके ख्याल में फाइनल के लिए स्क्वाड पे? देखिए, रूम तो हमेशा होता है। विकेट को देख के जिस तरह की पिच है, अगर पिच की मुनासबत से अगर आपने चेंज करनी है तो एक आधी चेंज तो हो सकती है, लेकिन चूंकि ये प्लेयर जो है वो अब खेलते आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस, तो आपको अब इसी के साथ स्टिक करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अगर मिडिल ऑर्डर में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हसन नवाज को इंडक्ट करने का आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि और कोई आप सोच सकते हैं। आपने नया बॉल भी 3 फास्ट बॉलर्स को करवाया है, तो अब आपको इसी जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। सलीम खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है? आमिर साहब तो ये जो सजेशन उन्होंने दिया है, आपके ख्याल में कौमी टीम का जो स्क्वाड है फाइनल के लिए उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई तब्दीली अब मुनासिब लगती नहीं है, क्योंकि अब फाइनल है, टाइम हमारे पास अब है नहीं कि हम देखेंगे यार चलो कोई नहीं चला तो अगले मैच में। अब ये आर या पार वाली सूरत हाल है, तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि हुसैन तलक तो जब लेकर आए तो पहले मैच में इंडिया के खिलाफ वो स्लो बैटिंग की, काफी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच में उन्होंने पहले 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली और उसके बाद एक